हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का स्वागत है स्टडी विथ मी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जेपीएससी सिलेबस के अनुसार पेपर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन ई आज हम पढ़ेंगे और उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जेपीएससी में प्रीवियस ईयर पूछ भी चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। उपग्रह क्या है? भारत द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित उपग्रहों का वर्गीकरण कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन करते हैं। देखिए, आप पूरे क्वेश्चन रेडी है मेंस जेपीएससी मेंस राइटिंग के अनुसार। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम भूमिका लिखते हैं तो हम भूमिका लिखेंगे। उपग्रह वह खगोलीय पिंड है जो किसी ग्रह के चारों ओर उसके निर्धारित कक्ष में परिक्रमण करता है। अंतरिक्ष विज्ञान के विकास के साथ उपग्रह आधुनिक संचार, मौसम पूर्वानुमान, संसाधन मानचित्रण, नौवहन, रक्षा तथा आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण साधन बन गया है। वर्तमान समय में उपग्रह किसी भी देश की वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के प्रमुख सूचक माने जाते हैं। भारत ने भी अंतरिक्ष कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपग्रह विकसित कर अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं। तो चलिए, जो भूमिका था वो हमारा हो गया कि उपग्रह क्या था। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं उपग्रह के प्रकार को। देखिए, उपग्रह प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं क्योंकि उपग्रह क्या है ये भी क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा उपग्रह को भी डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो उपग्रह के प्रकार, ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। वे उपग्रह जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं तथा किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उसे प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा। कृत्रिम उपग्रह देखते हैं, वे उपग्रह जो मानव द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाता है। इनका प्रयोग संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान आदि में होता है। तो उसको क्या कहते हैं? कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो ये हमारा उपग्रह का डिफिनेशन भी हो गया, हमारा भूमिका भी हो गया। चलिए, अब क्वेश्चन का क्या डिमांड है? भारत द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित उपग्रहों का वर्गीकरण करना है। तो चलिए देखते हैं भारत द्वारा कौन कौन से उपग्रह बनाए गए हैं। भारत के कृत्रिम उपग्रहों को मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है जिनका प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों से किया गया है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि कौन कौन से उपग्रह भी है, क्या क्या उद्देश्य से उनका निर्माण किया गया है। तो भारत के विभिन्न उपग्रह देखिए, संचार उपग्रह है, भू प्रक्षेपण उपग्रह, नौवहन उपग्रह, अंतरिक्ष अवशेषण, लघु उपग्रह और शैक्षणिक उपग्रह। तो अब सारे जो पॉइंट्स हैं हमारे, इनको डिफाइन कर लेते हैं। जो उपग्रह उनको डिफाइन करेंगे क्योंकि मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन का डिमांड भी यही है। तो चलिए देखते हैं, पहले संचार उपग्रह को देख लेते हैं। दूर संचार, टीवी प्रसारण, इंटरनेट, डीटीएच तथा मौसम सेवाएं प्रदान करने वाले उपग्रह संचार उपग्रह कहलाते हैं। भारत का प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल था जिसे 1981 में प्रक्षेपित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन भारत के उपग्रह संचार कार्यक्रम की वास्तविक शुरुआत इनसैट के साथ हुई। भारत के संचार उपग्रहों को प्रौद्योगिकी उन्नति के आधार पर 4 पीढ़ियों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। तो देखिए कौन कौन से इनसैट के। तो प्रथम पीढ़ी इनसैट 1 भारत की प्रथम संचार उपग्रह श्रृंखला थी। दूरदर्शन प्रसारण तथा मौसम पूर्वानुमान की शुरुआत यहीं से हुई थी। अब द्वितीय पीढ़ी देख लेते हैं, इनसैट 2। इनसैट का प्रथम पूर्णतः स्वदेशी निर्माण, ये स्वदेशी निर्माण का पहला था, ठीक है। दूर संचार तथा टीवी प्रसारण, मौसम संबंधी सेवाएं हेतु तो इसका निर्माण किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं, इनसैट 3 मोबाइल संचार, डेटा संचार तथा मल्टीमीडिया सेवाएं के लिए, मौसम पूर्वानुमान तथा आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान इनसैट 3 का जो था वो देख लिए। चलिए इनसैट 4 है हमारा जीसैट, डीटीएच डिजिटल कनेक्टिविटी तथा हाई स्पीड डेटा सेवाएं के लिए जीसैट का निर्माण किया गया। आधुनिक मल्टीमीडिया एवं सरकारी संचार की मजबूती इससे मिलती है। तो देखिए इनसैट का जो 4 पीढ़ी थे वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। आगे देखते हैं, CMS-01 इसका प्रक्षेपण 2020 में किया गया। यह उपग्रह जीसैट 12 का स्थान लेगा। यह टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन को संचार सुविधाएं प्रदान करेगा। तो ये हमारा जो था संचार उपग्रह ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए अगला देखते हैं, सुदूर संवेदन भू प्रक्षेपण उपग्रह। तो भू प्रक्षेपण अथवा सुदूर संवेदन उपग्रह पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने वाला उपग्रह होता है। पृथ्वी की सतह से प्रवर्तित विकिरणों का उपयोग करके सुदूर संवेदन किया जाता है।
तो जो सुदूर संवेदन है वो देखिए दो प्रकार के होते हैं, सक्रिय सुदूर संवेदन और निष्क्रिय सुदूर संवेदन। तो देखिए पहले इसको देख लेते हैं, सक्रिय सुदूर संवेदन। इस प्रकार के रिमोट सेंसिंग में उपग्रह माइक्रोवेव सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं तथा पृथ्वी की सतह से प्रवर्तित सिग्नल का प्रयोग कर आंकड़ों का प्रसंस्करण करते हैं। तो यहाँ देखिए इमेज में हम आपको दिखा भी रहे हैं कि ये माइक्रोवेव सिग्नल जो आ रहा है पृथ्वी पे और किस तरह से ये परिवर्तित हो रहा है। और फिर हमारा है निष्क्रिय सुदूर संवेदन, तो इसको भी देख लेते हैं। इस तकनीक में पृथ्वी की सतह से प्रवर्तित और विकिरणों का प्रयोग डाटा प्रसंस्करण में किया जाता है, जबकि अवरक्त तरंगों का प्रयोग बादलों की जानकारी समुद्र के अध्ययन में किया जाता है। तो यहाँ भी इमेज दिख रहा है, सूर्य से आने वाली सिग्नल जो विकिरण, सूर्य से आने वाली जो विकिरण है वो कैसे परिवर्तित हो रही है वो। तो जो छोटा छोटा आप इमेज बना सकते हैं, क्योंकि आप जेपीएससी का राइटिंग कर रहे हैं तो आप अपने आंसर को जितना आकर्षक बनाइएगा एग्जामिनर उतना मार्क्स आपको देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत के प्रमुख भूप्रेक्षण उपग्रह कौन कौन से वो देख लेते हैं। भारत के प्रमुख भूप्रेक्षण उपग्रह तो हमारा है कार्टोसैट। इनको क्या आई इन द स्काई भी कहा जाता है। 2005 में इनका प्रारंभ हुआ था। अब कार्टोसैट 2 देख लेते हैं, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F। अब कार्टोसैट 3 देख लेते हैं, 2019 में इसका प्रारंभ हुआ था। उच्च रेजोल्यूशन वाला चित्र उपलब्ध कराता है, जैसे सीमा निगरानी, GIS हेतु मानचित्रण। तो इसका जो छोटा छोटा जो क्या उपयोग है और कब प्रारंभ हुआ ये हम लोग दर्शा दिए। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस उतना ही लिखिए, क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चन का डिमांड बहुत लंबा है और उसको अभी बहुत पूरा करना है। तो अब अगला देख लेते हैं। रिसैट 1 उपग्रह निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। रिसैट 2 BRI-1 का प्रक्षेपण 2019 में हुआ था। इसका उपयोग क्या है, सुरक्षा, निगरानी, आपदा प्रबंधन, कृषि क्षेत्र का अध्ययन इत्यादि। आपदा प्रबंधन, कृषि क्षेत्र का अध्ययन इत्यादि। तो ये भी हमारा हो गया। अब देखते हैं ओशियनसेट 1 और ओशियनसेट 2, इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। ओशियनसेट को 2 भागों में बांटा गया है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। समुद्र में मत्स्य क्षेत्र का पता लगाना, तटीय क्षेत्रों का अध्ययन इत्यादि। अगला देखते हैं रिसोर्स सेट। इसरो द्वारा रिसोर्स सेट 2A का प्रक्षेपण 2016 में किया गया। इसका उपयोग क्या हो देखिए, भूमि संसाधनों का अध्ययन करना, जल संसाधनों का अध्ययन इत्यादि। अगला देखते हैं मेगा ट्रॉपिक्स। यह भारत तथा फ्रांस का संयुक्त मिशन है। इनका उद्देश्य क्या है, वर्षा एवं मानसून तंत्रों के मध्य संबंधों का अध्ययन करना, वर्षा बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन करना। अगला हमारा निसार। यह नासा एवं इसरो का संयुक्त उपग्रह है। इसका उपयोग क्या है, मिट्टी की आर्द्रता का मापन करना, वनस्पति का अध्ययन करना, भूकंप एवं सुनामी आदि की निगरानी करना। तो जो छोटा छोटा इन लोगों के उपयोग जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस उतना ही लिखिए। चलिए आगे देखते हैं। हाइसिस का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना है। यह पृथ्वी से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर कार्य करता है। अब देख लेते हैं EOS-01। तो 2020 में प्रक्षेपण हुआ था। यह पृथ्वी की निगरानी हेतु रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसका उपयोग क्या है, भूमि एवं वन का मानचित्रण निगरानी करना। अगला देखते हैं नौवाहन उपग्रह। नौवाहन उपग्रह ऐसे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति, गति तथा समय का सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, अंतरिक्ष सेगमेंट, नियंत्रण सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट। तो पहले अंतरिक्ष सेगमेंट को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत उपग्रहों का समूह या नेटवर्क सम्मिलित किया जाता है। नियंत्रण सेगमेंट यह वस्तुतः पृथ्वी पर स्थित रिसीविंग स्टेशन होता है। उपयोगकर्ता यह कोई मोबाइल उपकरण इत्यादि हो सकता है। तो हमारा नौवाहन देख रहे हैं। तो अब नौवाहन में देख लीजिए कि जो विभिन्न देशों की नौवाहन प्रणाली है, पहले थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, फिर हम भारत की बात करेंगे। तो देखिए USA में क्या है, रूस में क्या है, यूरोपीय संघ, चीन, भारत और जापान। 6 देश है हमारे और 6 का आपको लिख दिए हैं हम कि किसको क्या। देखिए USA का GPS है, रूस का भी देख लीजिए, यूरोपीय संघ का, चीन का, भारत का और जापान का। तो पहले हम बात करते हैं GPS का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सबसे पहला GPS का ही आपका निर्माण हुआ था। तो GPS को थोड़ा सा देख लेते हैं। GPS विश्व की प्रथम एवं सर्वाधिक प्रचलित नौवहन प्रणाली अमेरिका द्वारा 1970 के दशक में विकसित की गई थी। इसका मुख्य प्रयोग क्या है, मानचित्रण, परिवहन, दूरसंचार, पर्यटन, कृषि इत्यादि। तो चलिए अब बात करते हैं भारत का। तो भारत का है IRNSS। इसमें कुल 7 उपग्रह और वर्तमान में 8 हैं। तो 4 जो है वो भू तुल्यकालिक कक्ष में है और 3 जो है भू स्थैतिक कक्ष में है।
तो परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? 2006 में। यह प्रणाली भारत तथा इसके आसपास लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र की सटीक स्थिति, गति एवं समय की जानकारी देता है। इसका मुख्य प्रयोग क्या है वो देखिए। स्थल, समुद्र एवं हवाई नौवहन, वाहनों की ट्रैकिंग एवं प्रबंधन, आपदा प्रबंधन इत्यादि। तो चलिए कुछ और देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। IRNSS के विकास के साथ भारत उन 5 देशों में शामिल हो गया है जिसके पास स्वयं के नेविगेशन सिस्टम है। तो चलिए हमारा नौवाहन भी हो गया है। अगला देख लेते हैं, अंतरिक्ष अवलोकन। पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, सूर्य आदि खगोलीय पिंडों तथा ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए भेजे गए उपग्रह को अंतरिक्ष अवलोकन मिशन कहते हैं। तो कौन कौन से है भारत के प्रमुख अवलोकन मिशन वो देखिए। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, मंगलयान, गगनयान और आदित्य L1। तो थोड़ा थोड़ा इन लोग को भी डिफाइन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। चंद्रयान 1 2008 में स्टार्ट हुआ था, भारत का पहला चंद्र मिशन है। शुभारंभ अक्टूबर 2008 में हुआ और उद्देश्य क्या है? दक्षिण ध्रुव का अध्ययन करना। लेकिन मुख्य उपलब्धि क्या मिली इसको? चंद्रमा पर जल अणुओं का प्रमाण खोजा गया है। तो चंद्रयान 1 भी कंप्लीट हो गया। चंद्रयान 2 देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वही लिखना है, बहुत ज्यादा लिखना नहीं है आपको। शुभारंभ कब हुआ? सितंबर 2019 में। उद्देश्य क्या थे इनके? चंद्रमा की सतह और दक्षिण ध्रुव का अध्ययन करना। लेकिन क्या होता है इसमें, अंतिम चरण में सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकती है, नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका एक छोटा हिस्सा ही सफल हो पाता है। अगला देख लेते हैं, चंद्रयान 3। शुभारंभ 2023 में हुआ है। सफल सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना है भारत। और मुख्य उपलब्धियां क्या वो देखिए, सफल सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर द्वारा अध्ययन। तो चंद्रयान 3 भी हो गया। अगला देखते हैं, मंगलयान। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है, मेरी मेंस आंसर राइटिंग अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए बना के लेकर आऊँ। और आप लोगों को किस टॉपिक में दिक्कत है, कौन सी मेंस आंसर राइटिंग में दिक्कत हो रही है, कौन से पेपर में दिक्कत हो रही है, वो जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी लेकर के आऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, मंगलयान की ओर। शुभारंभ 2013 में हुआ है। भारत का पहला मंगल मिशन था ये, अब प्रथम प्रयास में सफल। तो मुख्य उद्देश्य क्या थे? मंगल के वायुमंडल एवं सतह का अध्ययन करना। गगनयान देख लेते हैं, ये भी प्रगति पर है, मतलब ये चल ही रहा है अभी काम इस पे। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, इसके उद्देश्य क्या है? मानव अंतरिक्ष उड़ान की स्वदेशी क्षमता विकसित करना। चलिए आदित्य L1 देख लेते हैं। 2023 में इसका शुभारंभ किया गया है। सूर्य के अध्ययन के लिए L1 बिंदु की ओर प्रेषित सूर्य के कोरोना सौर ज्वाला और सौर पवन का अध्ययन करना है। अब मुख्य उद्देश्य क्या है? सूर्य के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करना। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने लिख दिया। तो लघु उपग्रह देखते हैं। वह उपग्रह जिन्हें आकार, द्रव्यमान तथा लागत की दृष्टि से छोटा बनाया जाता है, उन्हें लघु उपग्रह कहते हैं। तो कुछ लघु उपग्रह है, एग्जाम्पल है वो देखिए, SARL, स्वयं, सती भाभा और जुगनू। तो पहले SARL को देखते हैं। सफल समुद्री विज्ञान के अध्ययन के लिए भारत तथा फ्रांस के संयुक्त प्रयास से विकसित यह एक उपग्रह है, मतलब भारत और फ्रांस के द्वारा विकसित किया गया है ये। चलिए इसके उपयोग देखते हैं क्या है। समुद्री मौसम तथा सागर की सतह का अध्ययन करना। स्वयं का देख लेते हैं, यह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सुविधा उपलब्ध कराना। सती भाभा को देखिए, यह सती भाभा विश्वविद्यालय चेन्नई द्वारा विकसित है। यह ग्रीन हाउस गैसों का आंकड़ा एकत्रित करता है। जुगनू को देखिए, यह IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? बाढ़, सूखा, आपदा प्रबंधन क्षेत्रों में सूचना प्रदान करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एडुसेट शैक्षिक उपग्रह शिक्षा के प्रसार तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपग्रहों को शैक्षिक उपग्रह कहते हैं। बहुत ज़्यादा देखिए आप कितना सरल भाषा में लिखे हैं, बहुत ज़्यादा आपका लैंग्वेज टफ नहीं है कि आपको समझने में दिक्कत होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। एडुसेट पढ़ रहे थे, शिक्षा के प्रसार तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपग्रहों को शैक्षिक उपग्रह कहते हैं। तो एडुसेट या GSAT 3 भारत का प्रथम समर्पित शैक्षिक उपग्रह है ये। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना। इसके माध्यम से क्या होता है वो देखिए, इसके माध्यम से विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा प्रशिक्षण संस्थानों को शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। तो हमारा जो पूरा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। जितने भी उपग्रह भारत के द्वारा निर्मित किए गए थे वो सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं निष्कर्ष पे।
अतः हम कह सकते हैं कि कृत्रिम उपग्रह मानव विकास के महत्वपूर्ण साधन बन चुके हैं। विभिन्न उद्देश्यों हेतु प्रयुक्त उपग्रह न केवल दैनिक जीवन को सुगम बना रहे हैं, बल्कि भारत को वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता एवं अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो निष्कर्ष हमारा कंप्लीट हुआ, आज का वीडियो भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं।